हेलो एवरीवन। मुझे आपको ये समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि चैट जीपीटी हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है। हमारे टेक्स्ट मैसेजेस लिखने हो, इंस्टाग्राम का कैप्शन डालना हो, ईमेल्स लिखने हो, इन सब के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। इमेज जनरेशन करना हो तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो सब चीज़ें हम गूगल से कराया करते थे, अब हम चैट जीपीटी से कराते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो चैट जीपीटी में अपना दोस्त, थेरेपिस्ट सब कुछ ढूंढ रखा है। सो मच सो कि चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को ये कहना पड़ गया कि आप चैट जीपीटी पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। इतना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चैट जीपीटी की जो भी कॉन्वर्सेशंस आप कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से लीक हो जाए। बस आज हम चैट जीपीटी पे कितना रिलाय करना है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल चैट जीपीटी का नया वर्जन विच इज़ GPT-5 इस अगस्त को रिलीज होने वाला है। उसी के चलते सैम ऑल्टमैन के एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या ही कर दिया है। ये एक ऐसा मोमेंट हो सकता है जो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा स्केल पर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाए। वो कंपेयर करते हैं GPT-5 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट से। मैनहट्टन प्रोजेक्ट यूएस का वो टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसके चलते दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट से न्यूक्लियर वेपन बनाया गया और उसके जो लीड साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्हें बाद में इस चीज़ का अंदाज़ा लगा कि उन्होंने कितना बड़ा एक वेपन तैयार कर दिया है जो मास डिस्ट्रक्शन के काबिल है, मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है। सिमिलरली सैम ऑल्टमैन उस तरह की डिस्कवरी से कंपेयर करते हैं GPT-5 के वर्जन को। उनका ऐसा कहना है कि जो लोग चैट GPT-4 से इम्प्रेस्ड हैं, उन्हें जब GPT-5 का एक्सेस मिलेगा और जब वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो दे विल रियलाइज कि चैट GPT-4 कितना डम्ब है एज कम्पेयर टू चैट GPT-5। इस तरह के ड्रामेटिक स्टेटमेंट सैम ऑल्टमैन देते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली देखिए, ही सेज कि कुछ ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं जो सोसाइटी को पूरी तरह से बदल के रख देती है। उनके हिसाब से जो नया AI मॉडल है वो भी इसी लायक है और उससे उन्हें उसके बनाते टाइम पे उन्हें रियलाइज हुआ कि ओ गॉड, उनसे क्या बन गया है, व्हाट हैव वी डन, और इसका किस लेवल पर इम्पैक्ट आएगा ही कांट प्रिडिक्ट। मे बी वो ये सब ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स एक हाइप क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं अपने नए AI मॉडल को लेकर। बट इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि AI बहुत ही स्पीड से हमारे समाज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। बेसिकली AI सिर्फ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर सोसाइटी, इट इज़ एवरीवेयर। पर उसको लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस AI को रेगुलेट कैसे करना है। इसको लेकर हमारे पास क्या रेगुलेशंस हैं, क्या लॉज हैं, ये सब चीज़ों में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक UPSC CSE में आपका स्वागत है। सैम ऑल्टमैन ने कहा कि GPT-5 का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कितना यूजलेस महसूस कर रहे हैं। बेसिकली GPT-5 को उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया और वो उसने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया, जो कि उनसे भी सॉल्व नहीं हुआ। तो इस कंटेक्स्ट में ही सेड कि आई एम फीलिंग वेरी यूजलेस। बट ऑल ऑफ दो स्टेटमेंट्स पॉइंट टूवर्ड्स अ डेवलपमेंट, जो कि है कि AI क्या बहुत स्पीड से हमारे समाज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इज AI मूविंग टू क्विकली फॉर व्हाट? हमारी सोसाइटी के लिए भी, हमारे रेगुलेटर्स के लिए भी। मतलब इतनी जल्दी समाज बदल रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। सिमिलरली हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, बेसिकली लॉ मेकर्स या जुडिशरी, उन्हें भी शायद AI की स्पीड से रेगुलेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है। लेट्स टॉक मोर अबाउट इट कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बेसिकली AI सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा है। AI इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं तो जैसे खेती करने का तरीका, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, यानी कि हम प्रिसीजन फार्मिंग करने लगे हैं। प्रिसीजन फार्मिंग से AI की मदद से आपको पता चल जाता है कि कितना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, सॉइल की हेल्थ कैसी है, क्रॉप की हेल्थ कैसी है, क्या डिसीजेज हो रही हैं, और भी बहुत कुछ। बेसिकली बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करके आप प्रिसाइसली ये बता कर सकते हैं कि आपकी क्रॉप को बेटर ग्रो करने में किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एवरीवेयर। एग्रीकल्चर ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए,
कोई भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ले लीजिए, हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिलाई कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कुछ डेटा है विच विल मेक यू अंडरस्टैंड कि एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स कितना ज्यादा समाज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 30% आईसीयू के केसेस कम हो चुके हैं बिकॉज एआई टूल्स ने अर्ली वार्निंग दे दी थी कुछ लोगों को। बेसिकली लोगों ने अपने हेल्थ इंडिकेटर्स और जो भी सिम्टम्स हैं वो एआई टूल में फीड किए और उस वजह से प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेटली एआई ने किया कि आईसीयू में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 30% से कम हो पाई। अक्षय पात्र फाउंडेशन जो कि खाना बांटने का काम करते हैं, डेली मील्स प्रोवाइड करते हैं वो चिल्ड्रन को, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी एआई टूल्स की मदद से अपना ऑपरेशन और एफिशिएंट कर लिया और बेहतर तरीके से वो अपना मिशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एआई टूल्स की मदद से कॉस्ट इफेक्टिवनेस अचीव कर सही है, मतलब वो एफिशिएंट भी हैं और कम पैसा भी लग रहा है। वाइल्ड लाइफ एजेंसीज भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करती हैं वाइल्ड फायर्स प्रिडिक्ट करने के लिए, एनिमल्स को मॉनिटर करने की और भी बहुत कुछ। बेसिकली ये कुछ केस स्टडीज हैं या जहाँ पर एआई ने पूरी तरह से समाज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पे आप देख सकते हैं कि एआई का इम्पैक्ट है, बट चैलेंजेस भी उतने ही हैं। एआई को लेकर चैलेंज है कि इसे रेगुलेट कैसे करना है। आए दिन आप स्कैम देखते हैं जिसमें एआई की मदद से फेक वॉइस का इस्तेमाल करके लोगों को स्कैम किया जा रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स कमिट किए जा रहे हैं। एआई की मदद से लोग ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल वो क्राइम करने के लिए कर रहे हैं। तो एआई को लेकर फ्रॉड के केसेस भी कम नहीं हुए हैं। तो क्या हमारे पास रेगुलेशन है? बेसिकली एआई को रेगुलेट करने में 3 मेजर चैलेंजेस हैं। एज ऑफ टुडे इंडिया के पास कोई एक्सक्लूसिव एआई का लॉ नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है, रेगुलेट करने में क्या चैलेंजेस हैं उसको जानते हैं। देखो, एआई को रेगुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि एआई इज एवरीवेयर और उसका मिसयूज भी हो रहा है, पर उसके रेगुलेशन में 3 मुख्य समस्याएं हैं। समस्या सबसे पहली है जिसे हम रेड क्वीन प्रॉब्लम कह सकते हैं। रेड क्वीन प्रॉब्लम जो है उसका रेफरेंस आपको एक किताब से समझ में आएगा। उस किताब या नॉवेल का नाम है थ्रू द लुकिंग ग्लास। अच्छा, इस नॉवेल में एक कैरेक्टर है एलिस नाम का जो बहुत स्पीड से, उसके पास जितनी जान होती है उतनी स्पीड से भागती है, पर फिर भी वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाती। बेसिकली वो अपनी पूरी जान से भाग रही है तो भी उसके आसपास की दुनिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उस कैरेक्टर को समझ में आता है कि उसके आसपास की दुनिया और स्पीड से भाग रही है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। एआई की दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है जिसमें रेगुलेटर्स जिस स्पीड से काम कर रहे हैं उससे कई गुना स्पीड से एआई खुद को बदल रहा है। एआई की स्पीड और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं वो स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रही हैं, वो वेलोसिटी से नहीं जा पा रही हैं। ये है चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2 है व्हाट टू रेगुलेट। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेक्स्ट में वीडियो गेम्स में जो एआई लगता है उसको लेकर अलग नियम बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो अलग तरह का मॉडल है। सिमिलरली अगर क्राइम या डिफेंस में हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए अलग रेगुलेशन होते हैं क्योंकि वो अलग तरीके से समाज को इम्पैक्ट करता है। तो कितना रेगुलेट करना है, क्या रेगुलेट करना है, किस एक्सटेंट तक रेगुलेट करना है, वो चीज़ नहीं समझ में आती। तो व्हाट टू रेगुलेट बिकम्स अ चैलेंज कि आप किस चीज़ के लिए किस तरह के लॉज बनाएंगे, किस एआई का एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है। तो व्हाट टू रेगुलेट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज। एंड तीसरा चैलेंज है इनोवेशन और रेगुलेशन का डिबेट। देखिए, हम एआई की रेस में हैं जिसमें जो कंट्री एआई में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी वो कंट्री विल लीड। चाइना का डीप सीक आ चुका है। यूएस ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ एआई मॉडल्स। तो बाकी की कंट्रीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू कैच अप। अगर उसमें वो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लेकर आ जाते हैं तो वो कंट्रीज में कहीं ना कहीं इनोवेशन हैम्पर होता है। एंड इसीलिए ये बैलेंस करना कि इनोवेशन और रेगुलेशन बैलेंस्ड रहे, ये एक चैलेंज बन जाता है। तो इसीलिए तीसरा जो चैलेंज है वो है इनोवेशन वर्सेस रेगुलेशन का, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी बिहाइंड इन एआई रेस।
हर कोई जो है वो एआई में आगे रहना चाहता है, तो इसीलिए रेगुलेशन वर्सेस इनोवेशन का भी डिबेट है। अपार्ट फ्रॉम इट और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि एआई का डेफिनेशन वेरीज। एआई के मॉडल्स जो हैं वो किसी टेरिटरी तक कन्फाइंड नहीं है, इनकी कोई बॉर्डर नहीं है, मल्टीपल टेरिटरीज में इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस रेगुलेशन को और डिफिकल्ट बना देते हैं। अगर आप सोल्यूशन की आशा रख रहे हैं तो दैट इज़ फॉर आवर पॉलिसी मेकर्स एंड ब्रिलियंट माइंड्स टू डिसाइड कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, दैट तो टाइम विल टेल। अभी के लिए प्राइवेसी चैलेंजेस और भी दूसरे डेटा रिलेटेड, साइबर क्राइम रिलेटेड चैलेंजेस हमारे एग्जिस्टिंग लॉज के विद इन गवर्न होते हैं, बट वी ऑल्सो नीड अ एक्सक्लूसिव एआई रेगुलेशन। एक एआई को लेकर लॉ एक्सक्लूसिवली बनना चाहिए, बिकॉज और भी चैलेंजेस हैं जो एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम में केटर नहीं हो पाते हैं। जाने से पहले मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। 22,999 में ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ऑफर कल ही खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप समय से ही ये चीज़ें कर लें। नेक्स्ट जो है हमारी जो बैचेस हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। आरंभ बैच है तो 2026 के लिए तैयारी कराते हैं। प्रारंभ बैच है और आगाज बैच है, इनके टारगेट ईयर्स इनके आगे ही लिखे हैं। एनरोल करने के लिए जो कोड आपको इस्तेमाल करना है वो है MM05, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।